नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागिला न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। पूर्व विधायक ने की झूठे मुकदमे की जांच करने की मांग। 2 घरों में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, 4 गिरफ्तार। पाटन पुल से शिशु मंदिर के बीच सड़क किनारे नालियां हुई बंद। डिमरी नदी में डूबने से हुई युवक की मौत। एक बारिश नहीं झेल पाया एनएच द्वारा किया गया पहाड़ी ट्रीटमेंट मलबा। आपदा बचाव कार्य के लिए शासन प्रशासन ने की बैठक। लापता बच्चे की सकुशल बरामदगी की मांग। स्टोन क्रशर में करंट लगने से हुई युवक की मौत। ज्ञापन सौंपकर वेतन दिए जाने की लगाई गुहार। इंदिरा चौक स्थित पुराने चिकित्सालय में जिला चिकित्सालय बनाने की कवायद शुरू। मानसून काल में अस्पताल में बढ़ी मरीजों की भीड़। रामनगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की पैथोलॉजी लैबों पर छापामार कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। किचा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला आज पंतनगर की पीड़िता के परिजनों को लेकर एसएसपी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे, जहां पर पुलिस कर्मचारियों द्वारा उन्हें रोक दिया गया। इस पर गुस्से में पूर्व विधायक राजेश शुक्ला अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी आवास के सामने ही धरने पर बैठ गए। ऐसा देख एसएसपी मंजुनाथ टीसी बाहर आए और उन्हें अपने साथ कार्यालय ले गए। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि 9 फरवरी 2018 से अब तक लगातार छेड़छाड़, बलात्कार एवं आत्महत्या झेलने वाली पीड़िता के परिवार का उत्पीड़न किया जा रहा है। विधायक बेहड़ के दबाव में पीड़िता के परिजनों पर मुकदमा लिखवाया गया है। शुक्ला ने कहा कि इस पूरे मामले के सभी तथ्यों की जांच कर झूठे मुकदमे लिखवाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हो। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कैंप में अमूमन जो है जो मैं चाहता हूँ असली बात, जो लड़ाई है, जो असली मुद्दा है, वो इससे डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। असली मुद्दा ये है पीड़ित को न्याय दिलाना। तिलक राज बेहड़ जैसा माहौल बना रहा है जैसे कि पीड़ित सिर्फ वो लड़की है जिससे कोतवाल ने बातें की। वो पीड़ित है, मैं ही मानता हूँ। मैंने खुद एसएसपी से मांग की थी कि उस एसओ के खिलाफ कार्रवाई हो जिसने लड़की से गलत बात की, लेकिन इससे उस लड़की का अपराध नहीं छुप जाता। वो लड़की मुलजिम है, उसके पिता मुलजिम हैं, उसका भाई मुलजिम है। इनकी लड़की की रेप और साथ साथ हत्या, आत्महत्या कराने के लिए एक बेपरमशिला जो खड़ी हैं और जो बाड़ू खड़े हैं, इनकी एक लड़की कुमारी संध्या, जिसके साथ 9 फरवरी 2018 को रेप करने की कोशिश होती है और छेड़छाड़ होती है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। वो लड़की किसी तरीके से छूटती है, घायल हो जाती है। उसके साथ बलात्कार की पूरी कोशिश करते हैं कैलाश, जो रंजना के पिता हैं, और उस केस में जमानत के बाद फिर इन पर एक फर्जी केस लगाते हैं, जो केस कोर्ट से बरी होकर आते हैं। फिर भी उनका जी नहीं भरता, दबाव बनाते हैं, और जब दबाव में नहीं आते हैं तो इनके लड़की की बेइज्जती करना, उसके खिलाफ अपशब्द बोलना, उसका समाज में उसका मान सम्मान गिराना, उसे गंदी गंदी बातें जो मैं बोल नहीं सकता ऐसी बातें करना, और उसकी परिणति में वो लड़की आत्मकेंद्रित हो गई, बाहर निकलना बंद कर दिया, घर के अंदर बंद हो गई और अंत में उसने सुसाइड कर लिया। मैं बेहड़ से पूछना चाहता हूँ कि जिस लड़की के साथ रेप अटेम्प्ट हुआ और जिसने सुसाइड कर लिया, वो पीड़िता है कि नहीं है? वो प्रथम पीड़िता है इस केस की, और उस पीड़िता के यहाँ आज तक तिलक राज बेहड़ नहीं गए, जबकि इस क्षेत्र के विधायक हैं। इनके आंसू पोंछने नहीं गए, इनके शोक प्रकट करने नहीं गए, और क्या इस तरह की तमाम धाराएं लगाती। तो आज मैं इस मामले में कप्तान साहब को डीजीपी का पत्र देने आया था। मैं डीजीपी से मिला था, मैं मुख्यमंत्री से मिला था, मैं विधानसभा के सभापति से मिला था। मैंने कहा था कि विधायक अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए उन्हें विधायक पद से बर्खास्त किया जाए। विधायक का काम झूठ बोलना नहीं है। विधायक सच बोलने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, गरीबों की मदद के लिए, समाज के अच्छाई के लिए होता है। विधायक अपने पद का दुरुपयोग करके एक पीड़िता को, जिसको आत्महत्या करनी पड़ गई हो, जिसका रेप होने की कोशिश हुई हो, उसी के परिवार में मुकदमा कराए अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग करके। ऐसा विधायक रहने के लायक नहीं है। और मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं कि बताओ, परिवार को न्याय मिले, और कुमारी संध्या जिसने आत्महत्या की, जिसके साथ रेप की कोशिश हुई, जो 6 साल से जो परिवार न्याय के लिए भटक रहा है और आज भी आतंक के साए में जी रहा है, इनको न्याय दिलाया जाए, ये कहने के लिए मैं कप्तान क्या है। ट्रांजिट कैंप पुलिस ने गंगापुर रोड स्थित विजय लक्ष्मी एनक्लेव और बगवाड़ा मंडी के पास 2 घरों में चोरी कर लाखों की ज्वेलरी साफ करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से सोने की चेन, अंगूठी, 2500 रुपए की नकदी सहित चोरी का अन्य सामान भी बरामद हुआ है। इसके अलावा पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक को भी सीज कर दिया है। आरोपी दिन में मकान की रेकी करते थे और रात को घटना को अंजाम देते थे। आरोपियों के खिलाफ नैनीताल जनपद के कई थानों में चोरी के मुकदमे दर्ज है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में हमें 30 तारीख को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी कि जब उनका घर बंद था अमित छाबड़ा वादी द्वारा, कि उनके घर में चोरी है, उनका जेवरात और नकद और एक डीवीआर उनके घर से चोरी किया गया था। तो तत्काल ट्रांजिट कैंप की टीम इसमें लग चुकी थी और उन्होंने पूरा इसमें काम करना शुरू कर दिया था। टीमों के गठन के बाद कुछ दिनों बाद हमें तहरीर प्राप्त हुई थी बगवाड़ा चौकी क्षेत्र कोतवाली रुद्रपुर में। उनके द्वारा बताया गया कि उसी रात को
उनके घर में चोरी हुई जब वो बंद था, और उनके घर से कुछ जेवरात और अन्य सामान चोरी हुआ है। जब दोनों केसेस पर काम किया गया पुलिस द्वारा, तो पाया गया कि ये दोनों घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी एक ही हैं। हमारी पुलिस ने लगकर इनको गिरफ्तार किया और ये 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं जिनके द्वारा चोरी की गई। उनके नाम हैं सुभाष दिवाकर, संदीप कुमार और उज्जवल सिंह परगे। तीनों ही हल्द्वानी के निवासी हैं और पूर्व में भी मुखानी हल्द्वानी क्षेत्र में ये लोग चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और वहाँ से जेल भी जा चुके हैं। इसके साथ साथ एक ज्वेलर जिसको ये अपना चोरी का सामान बेचा करते थे सस्ते दामों में, जिनसे सौदा करते थे, उसको भी गिरफ्तार किया गया और उससे भी ये जो जेवरात इन्होंने पिघलाए थे उसकी रिकवरी की गई। जो ट्रांजिट कैम्प की चोरी थी उसमें करीब 2.5-3 लाख जेवरात की चोरी हुई थी, 50,000 करीब नकद और एक DVR गया था। और जो रुद्रपुर से चोरी हुई थी उसमें करीब 1.5-2 लाख के जेवर गए थे। रिकवरी जेवरात की हो चुकी है। इसके साथ नकद जो इनके द्वारा बताया जा रहा है उनके द्वारा खर्च कर दिया गया था और 2100 रुपये नकद की रिकवरी हमारे द्वारा की गई है। चंपावत जिले के लोहाघाट गलचौड़ मोटर मार्ग में पहली ही बरसात ने सरकारी सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। पिछले दिनों हुई बारिश में पाटन पुल से शिशु मंदिर पाटन के बीच सड़क की नालियां जगह जगह बंद होने के कारण पानी सड़कों से होता हुआ कई लोगों के घरों तक जा घुसा। क्षेत्र के धन सिंह, दीपक सिंह, अमित कुमार आदि ने बताया कि कुछ समय पूर्व पाटन पुल से लेकर प्रेमनगर तक लोक निर्माण विभाग ने अतिक्रमण के नाम पर सड़क किनारे नालियां आदि तोड़ी थी, लेकिन उसके बाद से मलबा नालियों में ही पड़ा हुआ है। कई बार कहने के बाद भी लोक निर्माण विभाग ने मलबे को साफ करने की जहमत तक नहीं उठाई। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। सर, ये विभाग की घोर लापरवाही है जिसके कारण ये सब पूरे पब्लिक को, जो भी चलने वाले राहगीर हैं उन लोगों के लिए काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। गाड़ी वाले जो भी आते हैं बिल्कुल पूरे आदमी के सर तक चीटे जाते हैं, मतलब यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। तो क्या हुआ? और लोग कहते हैं हमारे पास जब बजट आएगा तब करेंगे कहते हैं, पता नहीं कोई कार्रवाई होती नहीं है, आगे के लिए कोई ठोस कार्रवाई। तो काफ़ी दिक्कतें हैं सर यहाँ पे। तो ऐसा है कि पानी आता है जो पूरा यहाँ पे पूरा नदी के जितना पानी आ रहा है। आज तो ये बहुत कम है, जिस कल और परसों में यहाँ पे पानी से आदमी को चलने के लायक नहीं है बिल्कुल भी। बहुत परेशान है पब्लिक यहाँ पे भी। जो भी आता है वो यही कहता है कि विभाग के लिए मतलब आप लोग कुछ कहते नहीं हैं या काम नहीं करते हैं। प्रशासन से यही कहेंगे, ये प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए इसमें। हम इसमें और यही कहेंगे कि जल्द तुरंत से तुरंत ये नाली सही हो यहाँ पे, जिससे राहगीरों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। और इसमें विभाग के लिए भी आने वाले समय में उनका भी मान सम्मान बना रहे, नहीं तो हर आदमी यही कहता है, मतलब विभाग के लिए गलत शब्द ही यूज होते हैं। तो हम यही कहेंगे कि विभाग से बहुत जल्दी से जल्दी ये नाली ठीक की जाए और इसके ऊपर खोले जाएं। कोतवाली क्षेत्र के काशीपुर रोड स्थित डिमरी नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। युवक का शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी मिलने पर पुलिस कर्मियों के साथ ही पटवारी व कानूनगो सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सीओ सिटी निहारिका तोमर के मुताबिक ग्राम भगवानपुर निवासी आकाश कुमार पुत्र दलीप एक फैक्ट्री में काम करता था। मंगलवार शाम वो अपने दोस्त उमेश के साथ बालाजी धाम मंदिर के पीछे बहने वाली डिमरी नदी के किनारे बैठा हुआ था। बताया जा रहा है कि नदी का जलस्तर काफी ज्यादा और बहाव तेज बना हुआ था। इसी दौरान आकाश अचानक असंतुलित होकर नदी में जा गिरा। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कल रात को इस सूचना प्राप्त हुई थी कि भगवानपुर में जो डिमरी नदी है वहाँ पर एक युवक की डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर जाने पर पता लगा कि एक आकाश नाम का लड़का है जिसकी उम्र करीब 26 साल है, जो निवासी है भगवानपुर का, वो नदी में डूब गया था और तेज़ बहाव के चलते वो आगे बहकर चला गया था। रात को ही पुलिस के द्वारा SDRF टीम को सूचित किया गया था। SDRF की टीम ने आकर कार्रवाई शुरू की। आज प्रातः से भी हमारी SDRF टीम लगी हुई थी और हमें कुछ समय पहले ही बॉडी रिकवर हो चुकी है और जो आकाश नाम का युवक है उसकी बॉडी प्राप्त हो चुकी है। NH द्वारा टनकपुर घाट NH में चिन्हित खतरनाक पहाड़ियों में करोड़ों रुपए की लागत से किया गया पहाड़ी ट्रीटमेंट का कार्य पहली बारिश ही नहीं झेल पाया और ध्वस्त हो गया। NH द्वारा मरोड़ा खान व तिलोन में किया गया पहाड़ी ट्रीटमेंट का कार्य पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। मलबा जाल सहित सड़क पर आ गया है, जिस कारण मलबा NH में वाहनों के लिए खतरा बना हुआ है। अभी कुछ महीने पहले ही NH ने पहाड़ी ट्रीटमेंट का कार्य करवाया था। वहीं क्षेत्र के लोगों का कहना है कि कुछ महीने पहले ही NH ने इस ट्रीटमेंट कार्य को करवाया है, लेकिन ये पहली बारिश में ही ध्वस्त हो गया। लोग NH की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और सरकारी धन की बर्बादी बता रहे हैं। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट।
विधायक खटीमा भुवन कापड़ी ने उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह के कार्यालय में बचाव कार्य से निपटने के लिए विचार विमर्श किया। वहीं उपजिलाधिकारी ने नगर पालिका सभागार में व्यापारियों से बैठक की, जिसमें प्रशासन द्वारा भरोसा दिया गया है कि प्रत्येक आपदा ग्रसित परिवार को 5,000 की तुरंत राशि मुहैया कराई जाएगी। वहीं जिन क्षेत्रों में लोगों को आपदा के कारण राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उनको राशन बनाकर तुरंत उपलब्ध कराया जा रहा है। हर गांव में और नगर पालिका क्षेत्र में जाकर सर्वे रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करें, जिससे हम आपदाग्रस्त परिवारों को उचित मुआवजा उपलब्ध करा सके। खटीमा से संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर दौरा था। उन्होंने सारे अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी आपदा से प्रभावित है उनको जल्द से जल्द उनकी राहत राशि उनको प्रदान की जाए। लिहाजा इसी सिलसिले में हमने यहाँ पर बैठक की थी। सारे हमारे पटवारी लोग, तहसीलदार साहब और अन्य विभाग के अधिकारी भी यहाँ मौजूद थे। उनको हमने कह दिया कि जितने भी हमारे एक कंप्लीट हम सर्वे करेंगे, जिनको जितना नुकसान हुआ है और इमीडिएट रिलीफ हम तुरंत प्रदान करेंगे। और इसके अलावा जहाँ पर जिसको नुकसान ज़्यादा हुआ है उसकी एक रिपोर्ट बनाकर हम जिलाधिकारी महोदय से के द्वारा शासन को प्रेषित कर देंगे। साथ ही साथ जहाँ पर हमारे पोल्ट्री फार्म्स का कोई नुकसान हुआ है या अन्य गाय भैंस वगैरह मरे तो उनका मुआवजा जो हमारे आपदा राहत कोष में जो अनुमन्य राशि है उसको हम प्रदान किया जाएगा। जहाँ पर भी हमारे यहाँ पर अवैध अतिक्रमण कर जिसके कारण जलभराव की स्थिति पैदा हो रही है, सारे हमारे पटवारी को निर्देश है कि उसको तत्काल हटाया जाए। उनको नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपदा का काल है। तत्काल उनको हटाकर जलभराव की स्थिति से निजात पाया जाए। विधायक जी भी साथ में बैठे थे, जहाँ उनको राशन किट की उन्होंने बताया कि कहीं जगह राशन किट नहीं मिले हैं तो उसको हम देख रहे हैं। और ARO साहब और हमारे पूर्ति निरीक्षक को हमने निर्देश है कि हर जगह पर राशन हम वितरित करें। देखिए, आपदा, देवी आपदा किसी की कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि खटीमा का ये हाल हो गया। अभी मैं भी क्षेत्र भ्रमण कर रहा हूँ और हमारे सारा प्रशासनिक अमला भी जो है क्षेत्र भ्रमण कर रहा है। अभी उपजिलाधिकारी के साथ हमारी बैठक हुई और कल 11 बजे सारे विभागों के साथ भी बैठक कर रहे हैं। उसमें ये तय हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, जो भी प्रभावित हुए हैं उनको फौरी राहत के तौर पर सर्वे के आधार पर सब लोगों को 5,000 रुपये सब लोगों को मदद करेंगे। उसके बाद आपदा के मानकों में जो आता है उसके हिसाब से सबको मदद की जाएगी। और क्षेत्र का नुकसान हुआ और सारे खटीमा के वासी सब लोग मिलकर एकजुट होकर इस आपदा से बाहर निकलने के लिए सब लोग सहयोग करें। अभी तत्कालीन व्यवस्था ये है कि जिनके यहाँ राशन नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, तो पका हुआ राशन भी पुरानी तहसील में किचन लगी है, उसके माध्यम से जहाँ जहाँ सूचना मिल रही है, जहाँ जहाँ पता चल रहा है वहाँ भेजा जा रहा है। उसके अलावा राशन के पैकेट भी बन रहे हैं। जिन लोगों को अब हम घर में भेजेंगे उन लोगों को खाना बनाने के लिए प्रशासन की तरफ से हम राशन भी उनके यहाँ पहुँचवा रहे हैं। उसकी लिस्ट अभी जैसे टूट गई है तो लंबे घूमकर जहाँ जा सकते हैं वो व्यवस्था की जा रही है। और आवागमन की व्यवस्था को बनने में समय लगेगा और जो इमीडिएट बना सकते हैं, PWD के AEP भी बैठे थे, उनको कहा है कि उसको इमीडिएट। ये मेरे कहने वाला देखिए, आवागमन जहाँ नहीं है, अगर वहाँ पर पानी है तो बोट के माध्यम से जाएंगे, पैदल जाना है तो पैदल जाएंगे, जो भी माध्यम होगा उससे जाकर उन्हें राहत पहुँचाएंगे। जाना है और आवागमन टूट गया तो आप हमें सूचना करें, तहसील प्रशासन को सूचना करें। आप भी इसकी प्रमुख कड़ी हैं, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम ये सब कर पा रहे हैं, तो आप उसकी भी सूचना दें, हम वहीं पहुँचाएंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। पिछले एक सप्ताह से लापता बच्चा हमजा का अभी तक कोई पता नहीं चलने पर परिजनों व स्थानीय लोगों ने पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के साथ कोतवाली स्थित CO कार्यालय पहुंचे। लोगों ने लापता बच्चे को जल्द से जल्द बरामद करने की मांग की है। CO सिटी ने बताया, बच्चे को सकुशल बरामद करने के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। बता दें, विगत 2 जुलाई को रुद्रपुर कोतवाली अंतर्गत आदर्श कॉलोनी निवासी गफ्फा बेग का बेटा हमजा बेग घर से लापता हो गया था। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हमारे कोतवाली क्षेत्र में एक 13 साल के नाबालिग लड़का का गुमशुदगी की तहरीर पे मुकदमा लिखा गया था। उसी मुकदमे के चलते आज परिजन से मिलने आए थे, जिनके द्वारा इसमें जो भी कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में अपडेट मांगे जा रहे थे और उनके द्वारा भी हमें कुछ इनपुट दिए गए जिस पर हम लोग काम करेंगे। इसमें हमारे द्वारा विभिन्न टीमें गठित की गई हैं। एक टीम जो राज्य में ही और एक टीम जो गैर राज्य में बच्चे की तलाश के लिए जुटी हुई हैं। इसके साथ साथ जो हमारे आसपास के थाने हैं विभिन्न उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड के अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, उनके साथ भी समन्वय बिठा के हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं और हमें उम्मीद है कि हम जल्दी बच्चे को वापस अपने परिवार के पास सुरक्षित ले आएंगे।
अभी हमारे पास करीब 3 टीमें गठित की गई हैं। इसके अलावा हम लोग टेक्निकल सर्वेलेंस और CCTV कैमरास की भी मदद ले रहे हैं। देखिए, ये इस समय इस परिवार के लिए बहुत संकट की घड़ी है। एकमात्र बेटा है इनका, शब्बू भैया का, जिसका नाम है हमजा बेग, और वो बच्चा आज 9वां दिन है, 2 तारीख से लापता है, गुमशुदा है। और बच्चे के बारे में विचार कई प्रकार के इनके मन में आते हैं, जिससे पूरा मन इनका विचलित होता है। जब ये टीम भीड़ में होते हैं तब तो मन बहल जाता है, लेकिन जब घर जाते हैं तो उस बच्चे को जिसको रोज देखते हैं उसको घर में ना पाकर ये रोते रहते हैं। इनके परिवार की महिलाएं रोती हैं। कल्पना कीजिए किसी का भी बेटा हो और बेटा अगर घर पे नहीं होगा, जिससे हम दुलार देते हैं, प्यार करते हैं, ऊपर वाले से मांगते हैं कि हमारे घर में बेटा हो जाए, तो वो एकमात्र इनका बेटा लगभग 13 साल का हमजा, जो रेनबो पब्लिक स्कूल में कक्षा 8 का छात्र है। और रेनबो पब्लिक स्कूल के परिवार, स्कूल के मैनेजमेंट भी और बच्चे भी बहुत दुखी हैं। और क्योंकि ये एक सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है, सब लोग, हिंदू और मुसलमान, सब लोग मिलकर इस व्यापक अभियान में लगे हुए हैं। आज 9 दिन है। हमें पुलिस से भी कोई नाराजगी नहीं है। पुलिस के 2 लोग डे फर्स्ट से आज 9 दिन लगातार जहां उनको कहा जा रहा है वो इनके साथ जा रहे हैं। लेकिन आज एडिशनल SP प्रशिक्षित CO IPS निहारिका तोमर जी से हम लोग मिले हैं, और कोतवाल साहब चौकी इंचार्ज सबसे आज मिले हैं, और एक व्यापक अभियान चलाने के लिए कहा है कि पुलिस की टीमें और बढ़ाई जाएं, और जहां जहां अंदेशा हो, ये बच्चा किसी भी सूरत में मिलना चाहिए। बच्चा मिलता है, जैसे एक बच्चा रामपुरा में गुम हो गया था, पाल समाज का, और हम लोगों ने सबने मेहनत की थी, वो बच्चा मिल गया था। इतना तगड़ा सम्मान समारोह जैसा रामपुरा में हुआ, वो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने ये कहा आज पुलिस को कि पुलिस टीम को तमाम संप्रदाय के लोग, समाज के लोग सम्मानित करेंगे। ये बच्चा मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चा औलाद तो सबकी है ना। अपनी औलाद के प्रति तो आदमी को चिंतित रहना चाहिए। और चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं शब्बू भैया की, जिनका बेटा आज इनके पास नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ संदेशा मिल रहा है, पूरे स्तर पर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब लोग मिलके आज 4-4 टीमें एक दिन में जा रही हैं ताकि बच्चा मिल जाए। जहाँ जम्मू कश्मीर में, मुंबई में, यूपी के किसी कोने में, दिल्ली में, हरियाणा में, जहाँ जहाँ अंदेशा हुआ, रोज कारें निकलती हैं और बच्चे का पता लगाने के लिए जाते हैं। यहाँ तक कि 2-3 कॉल भी आई शब्बू जी के पास कि भैया तुम्हारा बेटा यहाँ पर है, उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, 5,000 रुपये भेज दो। इन्होंने तुरंत वो 5,000 रुपये ऑनलाइन भेजे। लेकिन आज स्थिति है कि कई लोग छल कपट भी कर रहे हैं, ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे परिवार के प्रति हमदर्दी जतानी चाहिए, इनका उपहास नहीं करना चाहिए। सब लोग मिलकर ये प्रयास करें। और आज पुलिस एक मीटिंग ले रहे हैं, निहारिका तोमर IPS प्रशिक्षित CO, वो इस समय एक मीटिंग ले रही हैं। कोतवाल साहब भी बैठे हैं, चौकी इंचार्ज भी बैठे हैं। निश्चित रूप से कोई सार्थक परिणाम निकलेगा। हम चाहते हैं पुलिस की व्यापक टीमें बने और इस बच्चे को खोजने के लिए अभियान चलाएं। चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र में शारदा नदी किनारे बने कुमाऊं स्टोन क्रशर में एक हादसे में युवक की मौत हो गई। मृतक की भाभी द्वारा करंट लगने से मौत होना बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि युवक मोटर का तार जोड़ रहा था, इसी दौरान देवर को करंट लग गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया और उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। टनकपुर से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। ना इनके सिर में भी कुछ ना है, इन्हें मोटर लगाने के लिए ऊपर भेजा था। ठीक, मोटर पे लगाने की वजह से इनके करंट लग गया, करंट लगने की वजह से नीचे गिर गए। ठीक, वहां से जो लाए इन्हें 10-15 मैंने 1-1.5 घंटा इन्हें हुआ मट्टू टीम गाड़े तरह की बत्ती लगवाने के, जैसे मान लो करंट लग जाता है तो जमीन में गाड़ दो तो करंट कम हो जाता है। तो इसकी बाद में जो हियन लाए, जल हियन लाए, तले उनके कुछ ना रहेगा और इन्हें हियन आई के ठंडी बोतल चढ़वा दी। हाँ, सरकारी अस्पताल टनकपुर बस। और उनका नाम, फिर उनका पिता का नाम सूबेदार, और घर उनके जिनके चोट लगी उनके पिंटू, और उनकी घरवाली का नाम है गोमती देवी, और 2 साल शादी के हुए। के तार लगा रहा था, उसी दौरान करंट लगा। मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था, जब देखा तो उठाया जाके। आपका नाम क्या है? रवि। क्या करते हैं? वेल्डिंग का काम। कहाँ? कुमाऊं स्टोन क्रशर। गुरु नानक बालिका इंटर कॉलेज रुद्रपुर की शिक्षिकाओं द्वारा कई बार प्रबंधन कमेटी स्कूल को प्रधानाचार्य से पत्राचार व ज्ञापन सौंपकर वेतन दिए जाने की गुहार लगाई जा चुकी है, मगर अभी तक उनका पिछले 7 माह से वेतन नहीं मिल पाया है, जिसके चलते शिक्षिकाओं के सम्मुख आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है तथा वेतन न मिलने से रोटी जुटाने में भी दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से आक्रोशित शिक्षिकाओं ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्य शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि पूर्व में सूचित किया जा चुका है कि वेतन विगत 7
7 माह से प्राप्त नहीं हुआ है। इस कारण से शिक्षण एवं शिक्षणेतर वर्ग अत्यधिक आर्थिक एवं मानसिक यंत्रणा से जूझ रहा है। उन्होंने उनकी समस्या को संज्ञान में लेकर तत्काल वेतन दिलवाने की मांग की है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हमने माननीय न्यायालय के आदेश का समादर करते हुए इसका 8 जुलाई को इसका अपनी ओर से इसका निर्णय कर दिया है। और क्योंकि इनकी सैलरी की बड़ी समस्या थी तो सैलरी के लिए हमने वहाँ की जो प्रधानाचार्य हैं, क्योंकि अशासकीय विद्यालय में प्रधानाचार्य और मैनेजमेंट इनके डबल सिग्नेचर से ही वेतन का आहरण होता है। अब चूँकि मैनेजमेंट की वहाँ पर कुछ डिस्प्यूट्स हैं तो ये मान करके कि मैनेजमेंट का डिस्प्यूट अपनी जगह सेटल होता रहेगा। मुख्यतः जो हमारे शिक्षक हैं, शिक्षणेतर से कर्मचारी हैं, उनके वेतन आहरण के लिए मात्र केवल वेतन आहरण के लिए वहाँ की प्रधानाचार्य को एकल अधिकार दे दिया है कि वो अपने सिग्नेचर से वेतन हमको पुटअप करे। जैसे वो वेतन पुटअप करेगी तो नहीं, पर जैसे वो क्या शेड्यूल गई है तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन प्रधानाचार्य का कैजुअल लीव का स्वीकार करने का मेरा अधिकार नहीं है, नहीं मैं करता हूँ। हमारे जनपद में इतने सारे प्रिंसिपल हैं, हर का थोड़ी मैं करता हूँ। वो उनका जो मैनेजमेंट है या जो अभी तो मैनेजमेंट तो अभी दो नहीं है। हाँ, और उनका निष्क्रिय माने वेतन बिल दे देना चाहिए, ये है सबसे बड़ी। पर लगता है इधर वापस न्याय मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, वेतन तो मिलेगा। अल्टीमेटली कुछ समाधान हो गया तो समाधान का तो रास्ता निकाला है ना कुछ, तो निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा वेतन। अगर कुछ ऐसी दिक्कत आएगी तो कुछ और जो कार्रवाई होंगी वो अमल में लाई जाएंगी। ऐसा तो नहीं है कि वेतन नहीं निकलेगा किसी का, मेरा या इनका या किसी का। तो जितना हम अपने उसमें रह करके, अधिकारों में रह करके हमने पहला आदेश कर दिया है। अगर इसका अनुपालन नहीं होगा तो फिर उसके बाद देखा जाएगा कि कौन सा रास्ता निकल सकता है कि वेतन आहरण की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने अधिकारियों के साथ पुराने चिकित्सालय का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय बनाने के लिए इससे उपयुक्त जगह और कहीं नहीं मिल पा रही है, क्योंकि पुराना चिकित्सालय शहर के बीचों बीच है, वह बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन के नजदीक है, सभी के लिए सुविधाजनक है। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान कहा कि पुराने चिकित्सालय में 13 एकड़ भूमि है जो जिला चिकित्सालय बनाने हेतु पर्याप्त है, जिसके अलग अलग ब्लॉक होंगे। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा को निर्देश दिए कि आर्किटेक्ट के माध्यम से चिकित्सालय का डिजाइन तैयार कर प्रस्तुत करें। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने ब्लड बैंक का निरीक्षण किया व जानकारियां ली। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जनपद में जिला अस्पताल के लिए ज़मीन काफ़ी दिनों से तलाशी जा रही है और देखा गया कि उपयुक्त सूटेबल लैंड कहीं मिल नहीं पा रही थी। हमने पूरा सर्वे कराया था और पीडब्ल्यूडी कैंपस, हेल्थ चिकित्सा विभाग का, और ये पाया कि 13 एकड़ ज़मीन है जिसमें हेल्थ विभाग के, होम्योपैथिक के तमाम ऐसे अव्यवस्थित ढंग से कुछ पुराने कंस्ट्रक्शन हैं जो निष्प्रयोज्य हो गए हैं, कुछ में लोग रहते हैं, कुछ पैथोलॉजी है, ब्लड बैंक है, लेकिन काफ़ी बड़ी ज़मीन है। 13 एकड़ ज़मीन शहर में हो, इम्पोर्टेंट इलाके में हो और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए उपयुक्त लैंड तलाशने में समय जाया हो और ज़मीन उपयुक्त न मिल पाए, तो मैंने इसीलिए आज निरीक्षण किया कि क्या यहाँ पर ही हम नया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना सकते हैं विदाउट एनी हिंड्रेंस के। तो मैंने देखा और काफ़ी कुछ ठीक लगा, तो मैंने उसका एक डिटेल ड्राइंग बनवाने के लिए, लेआउट बनवाने के लिए निर्देश दिया है हेल्थ के सीएमओ साहब को और अपने एडीएम साहब जो थे मौके पर, और उसको बना करके शासन को भेजेंगे और अनुरोध यही करेंगे कि इसी ज़मीन में जो खाली लैंड है उसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिया जाए। जो और खाली पैच पड़े हुए हैं वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी जाए, रेजिडेंशियल प्लस जो भवन ध्वस्त हो गए हैं या पुराने हो गए हैं उनको ध्वस्तीकरण करा के उसका भी उपयोग किया जाए लैंड का। तो ये पूरा प्लान था, इसी में मैं आज पूरी टीम के अपने अधिकारियों के साथ भ्रमण किया। बरसात शुरू होने के साथ लोहाघाट क्षेत्र में बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। गुरुवार को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में बड़ी संख्या में मरीज उपचार कराने को पहुंचे। उप जिला चिकित्सालय में मरीजों का उपचार कर रहे डॉक्टर करण ने बताया, बरसात में बीमारियों का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर ने कहा कि आजकल सर्दी, जुकाम, टाइफाइड, पीलिया के मरीज बड़ी संख्या में आ रहे हैं, जिनका अस्पताल में उचित उपचार कर दवा दी जा रही है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। एक तो इमरजेंसी में ज़्यादातर ये एक्सीडेंट्स वाले भी पेशेंट आ रहे होते हैं हमारे पास ना,
कि कहीं गाड़ी, क्योंकि अब रोडें गीली थी इस टाइम पे, अब तो खैर नहीं है, तो स्लिपरी वगैरह थी चीज़ें। और बाकी नॉर्मली अभी ये क्योंकि एकदम अचानक धूप आ गई, कभी बारिश हो रही है, तो सर्दी खांसी एलर्जी वाले लोग ज़्यादा आते हैं। सर पीलिया, हाँ पीलिया के मरीज भी ज़्यादा हैं। टाइफाइड तो यहाँ पे हमेशा कॉमन है, कि यहाँ का पानी थोड़ा सा इशू में रहता ही है, कि उसमें थोड़े बहुत इश्यूज़ रहते ही हैं थोड़े से। सर कुछ कहना चाहिए मेनली अगर किसी को ये उल्टी दस्त की शिकायत भी रहती है तो फिर आप ORS का पहले ORS ही लीजिए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर हॉस्पिटल से हम लोग दवाइयाँ ऑनलाइन, मतलब ये जो भी उल्टी दवाइयाँ फिर हम वो देखते हैं और एक पीलिया जांच कराते हैं, क्योंकि पीलिया में आपका रहता है कॉमन ना कि उल्टी बहुत ज़्यादा होगी मरीज़ को और भूख नहीं लगेगी, ये सब चीज़ें सिम्टम्स में रहते ही हैं। घर में आप जो भी आप पानी पीने की स्रोत है आपका, उसको गर्म करके पिएँ, पहली चीज़ तो यही है। दूसरा, जो भी आप सब्जियाँ ला रहे हैं उनको धो के फिर इस्तेमाल करा जाए। और तीसरा, बच्चों, क्योंकि ज़्यादा बच्चों में ये कॉमन आ रहा है, तो बच्चों को बाहर खाना कम से कम खिलाएं, मतलब बाहर ना ही भेजें खाने के लिए ना, क्योंकि बच्चे बाहर किसी शॉप पे खाते हैं, वो शॉप वाला कैसे खाना बनाता है किसी को नहीं पता इस चीज़ के बारे में। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। गुरुवार को रामनगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नगर में स्थित अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी लैब्स पर आकस्मिक छापामार कार्रवाई की। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई की भनक लगते ही कई लैब संचालक अपनी लैबों को बंद कर मौके से भागते हुए दिखाई दिए। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई के दौरान गोलरघट्टी क्षेत्र में स्थित नोवल डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी लैब में भारी अनियमितताओं के चलते इसे सील करने की कार्रवाई की। नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आदेश के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल के निर्देश पर आज रामनगर में पैथोलॉजी लैब्स छापामार कार्रवाई की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि 4 लैबों पर आज ये कार्रवाई की गई है, जिसमें अनियमितताएं मिलने के चलते 2 लैब्स का 10-10 हजार था, 1 लैब का 5,000 रुपए का चालान किया गया है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारा ना बायोमेडिकल वेस्ट भी है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा आदेशित किया गया था कि उत्तराखंड में संचालित सभी पैथोलॉजिकल लैब जो हैं उनका निरीक्षण करके आख्या दी जाए। और उसी के क्रम में CMO नैनीताल के आदेशों के अनुपालन में आज रामनगर में विभिन्न पैथोलॉजी लैबों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें 3 लैब में खामियां पाई गई थी, जिनके ऊपर क्रमशः 10-10 हज़ार और 5,000 का जुर्माना लगाया गया है। और एक पैथोलॉजी लैब जो है डॉक्टर अग्रवाल पैथोलॉजी लैब, उसमें सभी प्रमाण पत्र सही पाए गए हैं। और बाकी जो हमने लैब में जाने की कोशिश की थी तो लोग बंद करके चले गए हैं, लेकिन ये छापेमारी आगे जारी रहेगी। सर एक लैब सील भी हुई है। उस लैब में उनके पास 4 लैब्स का क्या कहते हैं कलेक्शन सेंटर और अपना खुद लैब संचालन करने का उन्होंने किया हुआ था, जिसमें से किसी एक ही लैब का MOU मिला, वो भी कालातीत हो चुका है। बाकी 3 लैब का MOU वो दिखा नहीं पाए हैं। और वहाँ पे ना तो पैथोलॉजिस्ट उपलब्ध था कोई, ना ही वहाँ पे कोई मेडिकल लैब टेक्नीशियन उपलब्ध था, और वो उनके प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिसके क्रम में उनके लैब सील कर दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।